नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब पर। आज हम मेवाड़ के इतिहास का पार्ट 4 लेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर कई सारे राजाओं के बारे में देखा। आज हमारा जो मुख्य रूप से जो राजा होगा वो है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा नाम से ही पता पड़ता है कि सारा मेवाड़ का इतिहास इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। मेवाड़ के इतिहास में अगर हम बात करें स्वर्ण काल की, तो हम कहते हैं कि महाराणा कुंभा का जो काल था वह मेवाड़ का स्वर्ण काल था। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इन पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेवाड़ इतिहास पार्ट 4। पार्ट 3 के अंदर हमने लास्ट टॉपिक लिया था राणा लाखा। लाखा के बाद जो अगले शासक बनते हैं वह है मोकल। देखें, राणा लाखा ने वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ एक सशर्त विवाह किया था, और उस शर्त के अनुसार इन दोनों से जो भी संतान उत्पन्न होगी वह मेवाड़ की क्या बनेगी, अगली उत्तराधिकारी। और विवाह के 11 माह पश्चात ही राणा मोकल का क्या हो जाता है, जन्म। लेकिन राणा लाखा के एक और पुत्र था जिसका नाम था राणा चुंडा। अपने अंतिम समय में राणा लाखा ने राणा चुंडा को कहा था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी मृत्यु के बाद राणा मोकल के संरक्षण का दायित्व तुम्हारा होगा। और राणा लाखा की मृत्यु के बाद मोकल के संरक्षण का दायित्व किसने संभाला था, राणा चुंडा ने। लेकिन हंसाबाई को ये शक था कि कहीं राणा चुंडा मोकल की हत्या कर स्वयं शासक ना बन जाए, इसलिए वह हमेशा राणा चुंडा को शक की दृष्टि से देखती थी। अब इसी शक के कारण राणा चुंडा जो है वो मेवाड़ को छोड़कर गुजरात के मांडू नामक स्थान पर चले जाते हैं अपने संरक्षण के पद को छोड़कर। तब हंसाबाई अपने भाई रणमल को मोकल का क्या बना देती है, संरक्षक बना देती है। अब जब मेवाड़ के अंदर राव रणमल आता है तब इसने सबसे पहले क्या किया, धीरे धीरे अपने पांव जमाने प्रारंभ कर दिए और मेवाड़ के राजनीति के अंदर अपना हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। सन 1421 में मोगल शासक बने थे। यहीं पर सन 1433 की अगर हम घटना की बात करें तो अहमद खां के विरुद्ध राणा मोगल एक अभियान करते हैं। इस अभियान का नाम था झीलवाड़ा का अभियान। झीलवाड़ा का अभियान। इस अभियान के दौरान महपा परमार के कहने पर चाचा व मेरा ने मोगल की हत्या कर दी। मोगल की क्या कर दी थी, हत्या। चाचा वो मेरा राणा क्षेत्र सिंह की दासी की संतान थे इन दोनों, और अपने पिता राणा क्षेत्र सिंह को मेवाड़ के अंदर कुछ नहीं मिला था, तो उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, मेवाड़ के शासक राणा मोगल की हत्या कर दी। राणा राव रणमल जो था वो इस झीलवाड़ा नामक स्थान से भागकर वापस कहाँ आ जाता है, मेवाड़ आ जाता है। अब ये सारी घटना किसको बताता है, अपनी बहन हंसाबाई को। तो हंसाबाई ने क्या किया, मोगल के पुत्र राणा कुंभा को मेवाड़ का शासक बना दिया। उसका क्या कर दिया, राज्य अभिषेक। अब मोगल की मृत्यु के बाद जो शासक बना वह थे महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा के संरक्षण का दायित्व भी किसे सौंपा गया, राव रणमल को। कुंभा जो थे वो अल्पायु बालक थे और संरक्षण का दायित्व सौंपा गया था किसको, राव रणमल को। तो राव रणमल ने क्या किया, मेवाड़ी सरदारों के स्थान पर राठौड़ सरदारों की नियुक्तियां प्रारंभ कर दी और पूरे मेवाड़ पर अपना हस्तक्षेप जमा लिया। अब जैसे ही कुंभा शासक बने, कुंभा के सामने बड़ी दो समस्याएं थी। पहली समस्या कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना, और दूसरा मेवाड़ में बढ़ती राठौड़ों की शक्ति को कम करना।
अब अगले शासक हैं महाराणा कुंभा। सबसे पहले देखते हैं महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ। तो महाराणा कुंभा का जन्म जो है वो सन 1423 ईस्वी में हुआ। इनके पिता राणा मोकल और माता जो थी वह परमार वंशी राजकुमारी सौभाग्य देवी थी। अब जैसे ही कुंभा शासक बने तो कुंभा के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी? पिता की हत्या का बदला लेना, और दूसरी समस्या थी मेवाड़ में राठौड़ों की बढ़ती शक्ति को रोकना। कुंभा जो थे वो बहुत ही बड़े एक राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने क्या किया, चाचा और मेरा का वध करने के लिए राव रणमल से सैनिक सहायता मांगी। राव रणमल ने महाराणा कुंभा को सैनिक सहायता उपलब्ध करवाई और चाचा व मेरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। लेकिन इस आक्रमण की योजना की जानकारी पहले से किसको मिल गई थी? महपा पंवार को। जैसे ये जानकारी महपा पंवार को मिलेगी तब महपा पंवार चाचा व मेरा को लेकर कहाँ चला जाता है? मालवा। और मालवा के अंदर जो शासक हैं इस समय वो है महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम। तो यहाँ पर महपा पंवार चाचा व मेरा को लेकर शरण के लिए कहाँ चला जाता है? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के दरबार में। महाराणा कुंभा ने चाचा व मेरा को मारने की जब योजना बनाई तब इस योजना की जानकारी महपा पंवार को लग गई और महपा पंवार जो है वो चाचा व मेरा को लेकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास शरण ले लेता है। अब जैसे ही ये समाचार महाराणा कुंभा को मिलेंगे कि महपा पंवार चाचा व मेरा को लेकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चला गया, तब अपनी राजनीतिकता और कूटनीतिकता का परिचय देते हुए महाराणा कुंभा ने राव रणमल की सैनिक सहायता लेकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर आक्रमण कर दिया। महमूद खिलजी प्रथम। यह आक्रमण मालवा में ही, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में सारंगपुर नामक स्थान पर हुआ। इस आक्रमण को सारंगपुर का युद्ध भी कहा जाता है। सारंगपुर का युद्ध सन 1437 ईस्वी में लड़ा गया। इस अभियान के दौरान महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित कर दिया और उन्हें अपना बंदी बना लिया। महाराणा कुंभा ने चाचा मेरा व महपा पंवार की हत्या कर दी व अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। जब महमूद खिलजी को बंदी बनाया गया तब वो इन्हें अपने साथ मेवाड़ ले आए और 6 माह तक बंदी बनाकर रखा गया। महाराणा कुंभा ने इसी विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है। विजय स्तंभ के निर्माण कार्य सन 1439 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो सन 1448 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ था। अगर हम बात करें विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ के निर्माण का कार्य जो था वह जेता द्वारा किया गया और इसके साथ इस निर्माण कार्य में इसके 3 पुत्र नापा, पोमा व पूंजा भी थे। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण कार्य प्रारंभ होता है वो 1439 ईस्वी में होता है और विजय स्तंभ का जो कार्य पूर्ण होता है वो होता है 1448 ईस्वी में। इस निर्माण कार्य में जेता व उसके पुत्र नापा, पोमा व पूंजा थे। फिर हम बात करते हैं विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वह लगभग 122 फीट है और ये विजय स्तंभ जो है वो कितना है? 9 मंजिला। कितने मंजिला है?
9 मंजिला कहा जाता है कि विजय स्तंभ का जो 9वीं मंजिल है वह लकड़ी से निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। और इस विजय स्तंभ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण होने के कारण इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। तो यहां पर एक चीज देखना पहले, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ और कीर्ति प्रशस्ति, ये तीनों ही अलग अलग हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों एक हैं, कीर्ति स्तंभ और कीर्ति प्रशस्ति दोनों एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों ही अलग अलग हैं। विजय स्तंभ जो है वह सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है वह जैन व्यापारी जीजा द्वारा करवाया गया, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, ये उनको समर्पित है। और कीर्ति प्रशस्ति जो है वह कीर्ति प्रशस्ति अत्रि व उनके पुत्र महेश द्वारा लिखी गई थी। इस कीर्ति प्रशस्ति के अंदर महाराणा कुंभा की कीर्ति का यशोगान किया गया है। तो विजय स्तंभ तो हो गया सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा द्वारा करवाया गया, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, उनको समर्पित थी। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमें महाराणा कुंभा की कीर्ति व यश का उल्लेख मिलता है, जिसके रचनाकार अत्रि व उसके पुत्र महेश थे। बात चल रही थी यहाँ पे विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? विक्ट्री टावर। और यहाँ पर एक विदेशी इतिहासकार हुए जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना दिल्ली के कुतुब मीनार से की है। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही विजय स्तंभ से कई गुना ऊंची हो, लेकिन जो सौंदर्यता और जो कलात्मक भव्य हमें देखने को मिलता है वो किसमें मिलता है? विजय स्तंभ में देखने को मिलता है। उसके साथ ही हमने भी बात की थी से भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का खजाना, मूर्तियों का अजायबघर आदि नामों से जाना जाता है। इसकी हमने ऊंचाई की बात की थी, ये लगभग 122 फीट ऊंचा है। और यह कितने मंजिला है? 9 मंजिला। इसकी एक मंजिल पर 9 बार ही अल्लाह शब्द अरबी भाषा में उत्कीर्ण है। और इसकी जो 9वीं मंजिल है वह लकड़ी द्वारा निर्मित है। ये तो हो गई बात किसकी? विजय स्तंभ की। वर्तमान में जो विजय स्तंभ है वह राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है। विजय स्तंभ जो है वो राजस्थान पुलिस का क्या है? प्रतीक चिन्ह। और भारत की आजादी के बाद विजय स्तंभ पर भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये तो बात हो गई किसकी? विजय स्तंभ की, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। महाराणा कुंभा ने चाचा व मेरा की हत्या कर अपनी पिता की मौत का बदला ले लिया। उसके बाद अब महाराणा कुंभा के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी, वह था मेवाड़ से राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को कम करना और उनकी शक्ति में कमी करना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही महाराणा कुंभा जो है वह मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को
बंदी बनाकर उसे कारागार में डाल देते हैं। चाचा वो मेरा की हत्या कर दी, मैपा पंवार मारा गया। मेवाड़ का सारा कार्यभार जो था महाराणा कुंभा ने अपने हाथों में ले लिया और राव रणमल को संरक्षक के पद से हटा दिया। अब राव रणमल को लग चुका था कि मेवाड़ से उसके दाना पानी के जो दिन थे वो उड़ चुके हैं, तो अब राव रणमल मेवाड़ में अपनी शक्ति में कोई कमी नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने महाराणा कुंभा को मारने की योजना बनाई। अब यहाँ पे होता क्या है कि महाराणा कुंभा की जो दादी थी मोकल की माता और राणा लाखा की पत्नी हंसाबाई, हंसाबाई की एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। यह हंसाबाई की दासी थी भारमली। भारमली से प्रेम करता था हंसाबाई का ही भाई राव रणमल। राव रणमल एक योजना बनाता है और उस योजना के अनुसार वह भारमली को कहता है कि अगर तू महाराणा कुंभा को मारने में मेरी सहायता करती है तो मैं तुझे अपनी रानी बनाऊंगा तथा अपने साथ विवाह करके तुझे मारवाड़ ले जाऊंगा। भारमली जो थी वह महाराणा कुंभा की स्वामी भक्तिनी थी। महाराणा कुंभा की क्या थी? वो स्वामी भक्त थी और वह महाराणा कुंभा से प्रेम करती थी। दासी तो वो किसकी है? हंसाबाई की, लेकिन इससे प्रेम करता है कौन? राव रणमल। और भारमली जो थी वो स्वयं प्रेम करती है किससे? महाराणा कुंभा से। अब जब रणमल ने योजना बनाई भारमली के साथ मिलकर कि अगर तू महाराणा कुंभा को मारने में मेरी सहायता करती है तो मैं तुझसे विवाह करूंगा और तुझे मैं अपनी क्या बनाऊंगा? रानी बनाऊंगा। अब जो ये भारमली थी ये जाकर सारी योजना बता देती है किसको? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा ने यहाँ पर भारमली को कहा कि तुझे जो विष है वो किसे देना है? अब राव रणमल को। भारमली महाराणा कुंभा के कहे अनुसार जाती है किसके पास? राव रणमल के पास और जाकर कहती है कि मैंने आपका काम कर दिया है, मैंने जो विष है वो मदिरा में मिलाकर किसको दे दिया है? महाराणा कुंभा को। इसी खुशी में राव रणमल भी इस भारमली को कहता है कि मेरे लिए भी मदिरा लेकर आओ। तब ये भारमली क्या करती है? उस मदिरा में क्या मिला देती है? विष। जैसे ही वह मदिरा का सेवन करता है राव रणमल, वहीं पर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे ही राव रणमल की मृत्यु के समाचार राव रणमल के पुत्र राव जोधा को मिलते हैं, तब राव जोधा को पता पड़ चुका था कि महाराणा कुंभा जो है वह मेरे पिता के बाद मेरी भी हत्या कर देगा। तो राव जोधा जो है वो मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ की तरफ भाग जाता है। जब महाराणा कुंभा को इस बात की जानकारी मिली कि राव जोधा जो है वो मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ की तरफ भाग रहा है, तब राणा कुंभा ने राव जोधा का पीछा किया मारवाड़ तक, लेकिन राव जोधा जो है मारवाड़ से भागता हुआ सीधा कहाँ पहुंचा? पाली। और यहाँ से पहुंच गया सोजत। सोजत दुर्ग में जाकर राव जोधा ने शरण ली और यहाँ से अपनी बुआ और महाराणा कुंभा की दादी हंसाबाई से सहायता की मांग की। हंसाबाई को इस बात का पता चल चुका था कि महाराणा कुंभा जो है वो राव जोधा की क्या कर लेगा? जान ले लेगा। इसलिए हंसाबाई यहाँ सोजत पहुंचकर दोनों के मध्य एक संधि करवाती है। यह संधि सन 1453 ईस्वी में होती है। इसका नाम था आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। इस संधि के पश्चात दोनों राज्यों मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया और इसी आवल बावल की संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। यहाँ पर एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया गया। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ करवाया? महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। और उसके बाद सन 1459 में राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की। अब जब
मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य संधि हो जाती है, दोनों के मध्य शत्रुता समाप्त हो जाती है और मेवाड़ से राठौड़ों के प्रभाव को भी कम कर दिया जाता है और पुनः मेवाड़ी सरदारों को वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद महाराणा कुंभा ने एक गलती कर दी यहाँ पर। क्या किया कि जो महमूद खिलजी थे वह बंदी के रूप में थे किसके पास? महाराणा कुंभा के पास। तो इस महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बनाने के बाद महाराणा कुंभा ने उसे क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया और उसे उसका राज्य वापस दे दिया। लेकिन महमूद खिलजी जो था वह महाराणा कुंभा से अपने प्रतिशोध का बदला लेना चाहता था या अपना प्रतिशोध लेना चाहता था। इसलिए महाराणा कुंभा के विरुद्ध इस महमूद शाह ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के साथ मिलकर एक संधि कर ली, जिसका नाम आता है सन 1456 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था चंपानेर की संधि। लेकिन यहाँ पर पुनः महाराणा कुंभा ने अपनी राजनीतिक और कूटनीतिकता का परिचय देते हुए गुजरात के शासक को धन का लालच देकर पुनः वापस भेज दिया और महमूद खिलजी जो था वह अपनी सेना लेकर कहाँ चला आया? भीलवाड़ा के निकट। भीलवाड़ा में ही एक युद्ध होता है, विराटगढ़ का युद्ध, सन 1457 ईस्वी में। इस युद्ध में पुनः महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में इसी विराटगढ़ नामक स्थान पर कुशाल माता का या कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को 2 बार पराजित किया। पहली बार सारंगपुर के युद्ध में और उस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और दूसरी बार पराजित किया था विराटगढ़ के युद्ध में और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अब इसके बाद आती है महाराणा कुंभा की कुछ उपाधियां और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। महाराणा कुंभा की उपाधियों की अगर बात करें तो सबसे पहले उपाधि आती है उनकी अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य का अर्थ होता है संगीत का ज्ञाता। महाराणा कुंभा जो थे वह संगीत के ज्ञाता थे, इसलिए उन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। और कहा जाता है कि महाराणा कुंभा जो थे वह वीणा बजाने में निपुण थे, वीणा बजाने में निपुण थे या अच्छे वीणा वादक थे, इसलिए इन्हें वीणा वादक प्रवीणेन, वीणा वादक प्रवीणेन भी कहा जाता है। दूसरी उपाधि की अगर हम बात करें तो मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा ये कहा गया है कि भारत में एकमात्र ही हिंदू सुल्तान था, वह थे महाराणा कुंभा, इसलिए इन्हें हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है। हिंदू सुल्तान, कहीं कहीं पर सुल्तान नामक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और इस हिंदू सुल्तान का तात्पर्य ये भी होता है मुस्लिम शासकों को पराजित करने वाला एकमात्र हिंदू सुल्तान जो था वो कौन थे? महाराणा कुंभा। उसके बाद अन्य उपाधियों की अगर हम बात करें, राणो रासो, जिसका अर्थ होता है विद्वानों का आश्रयदाता, हाल गुरु, गिरि दुर्गों का निर्माता, छाप गुरु, दान गुरु और राणे राय, इन आदि नामों से जाना जाता है किसको? महाराणा कुंभा को। मुख्य रूप से जो इसकी उपाधियां कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है वह है अभिनव भट्टाचार्य। किस शासक को कहा जाता है? तो वह है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा संगीत के ज्ञाता थे और वीणा बजाने में निपुण थे, इस कारण से उन्हें वीणा वादक प्रवीणेन भी कहा जाता है। इन्होंने मुस्लिम शासकों को पराजित किया, मुस्लिम सुल्तानों को पराजित किया, ये एकमात्र हिंदू सुल्तान थे। और इनके बाद इन्हें राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु व राणे राय आदि नामों से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु थे। महाराणा कुंभा के जो
संगीत गुरु थे वह थे सारंग व्यास। महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया, संगीत राज व सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे। महाराणा कुंभा ने एकलिंग महामात्य नामक पुस्तक के प्रथम भाग राज वर्णन की रचना की तथा इसका जो अंतिम भाग है एकलिंग महामात्य नामक ग्रंथ का, उस अंतिम भाग की रचना महाराणा कुंभा के वेतनिक कवि कान्हा व्यास ने की थी। यानी एकलिंग महामात्य जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की तुलना जो है वो पुराणों से की जाती है। एकलिंग महामात्य नामक ग्रंथ की तुलना जो है वह पुराणों से की जाती है और यह 2 भागों में है। इसके प्रथम भाग की रचना महाराणा कुंभा ने की थी जो राजवर्णन के नाम से जानी जाती है, और इसके अंतिम भाग की रचना जो है महाराणा कुंभा के वेदनिक कवि कान्हा व्यास ने की थी। महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। रमाबाई भी विद्वान थी, वह संगीत की ज्ञाता थी, इसलिए रमाबाई को वागीश्वरी भी कहा जाता था। रमाबाई जो है वो महाराणा कुंभा की पुत्री थी और संगीत की ज्ञाता थी और स्वयं विद्वान थी। इन्होंने भी कई सारे संगीत ग्रंथों की रचना की, इस कारण से इन्हें वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा कुंभा के काल में ही मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा के काल से ही मेवाड़ में जो है वो चित्रकला प्रारंभ हुई थी। एक कवि आते हैं जिनका नाम है श्यामल दास। श्यामल दास ये मेवाड़ के शासक महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। श्यामल दास जो है वह भीलवाड़ा के निवासी थे। श्यामल दास ने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। वीर विनोद, इस ग्रंथ के अनुसार श्यामल दास बताते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, जिनमें से प्रमुख रूप से दुर्ग आते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें बसंतगढ़ दुर्ग जो राजस्थान के ही सिरोही नामक स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें अचलगढ़ दुर्ग, ये भी सिरोही में ही स्थित है। और अगला दुर्ग है बोमट दुर्ग, यह बाड़मेर में स्थित है। महाराणा कुंभा ने वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें मुख्य रूप से दुर्ग आते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग जिनके वास्तुकार मंडन थे। उसके बाद बसंतगढ़ दुर्ग, कई बार बसंती दुर्ग के नाम से भी इस दुर्ग का नाम मिलता है हमें, बसंती दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग और बोमट ये प्रमुख दुर्ग थे जिनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ में स्थापत्य कला के जो जनक हैं वह कौन थे? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को
स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है और मेवाड़ का स्वर्णिम काल भी महाराणा कुंभा के काल को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वह वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। इस दुर्ग का जो परकोटा है, इस दुर्ग की जो दीवार है वो लगभग 36 किलोमीटर की है। इस दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है। ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि अबुल फजल ने भी एक बार जब इस दुर्ग को देखा था तब कहा था कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से अगर ऊपर की ओर देखा जाए तो सर पर रखी पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। इस दुर्ग के ऊपर ही एक और दुर्ग बना हुआ है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, और इसी कटारगढ़ को क्या कहा जाता था? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख कहा जाता था। और इसी कटारगढ़ के ऊपर एक महल बना हुआ है जिस महल का नाम है बादल महल। सन 1578 ईस्वी में यह फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया था प्रश्न कि अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किया। तो मुगल बादशाह अकबर ने शाहबाज खां को 3 बार कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। 2 बार असफल रहा, लेकिन तीसरी बार शाहबाज खां ने इस दुर्ग को जीत लिया था सन 1578 ईस्वी में। और यहीं पर इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई सन 1540 को महाराणा उदय सिंह व सोनगरा चौहान जयवंताबाई से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का जो बचपन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बीता था। तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग जो वर्तमान के राजसमंद जिले में स्थित है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि जो महाराणा कुंभा का जो काल है वो मेवाड़ का स्वर्ण काल है। और यहाँ स्थापत्य कला का जनक भी अगर कुंभा को माना जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि महाराणा कुंभा जो है वह स्थापत्य कला के क्या है? जनक है। अब हम बात करते हैं महाराणा कुंभा को अपने अंतिम समय में एक रोग हो गया था, जिस रोग का नाम था उन्माद रोग। यानी महाराणा कुंभा अपने वृद्धावस्था में बहकी बहकी बातें करने लगे, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई। तो महाराणा कुंभा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था उदा, महाराणा कुंभा के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। ज्येष्ठ पुत्र थे उदा और छोटे पुत्र थे वो थे रायमल, और पुत्री जो थी उसका नाम था रमाबाई। तो सन 1468 ईस्वी में 1468 में महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बने कटारगढ़ में बैठे थे वहां पर, और वहीं पर इस उदा ने सन 1468 में महाराणा कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। महाराणा कुंभा की हत्या करने के कारण उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता, उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है। इसने अपने पिता महाराणा कुंभा की क्या कर दी? हत्या कर दी। जब इस बात की जानकारी मेवाड़ी सरदारों को मिलती है, मेवाड़ के सरदारों को मिलती है, तो मेवाड़ के सरदारों ने उदा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया और यह अपने परिवार के साथ मेवाड़ को छोड़कर चला गया। और उदा के स्थान पर उसके छोटे भाई रायमल को मेवाड़ का अगला शासक बनाया गया। कहा जाता है कि उदा जब अपने परिवार के साथ जा रहे थे तो राजसमंद के ही अंदर वहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण उदा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और कुंभा के बाद जो अगले शासक बने हैं वो कौन थे? राणा रायमल। आज हमने मेवाड़ इतिहास का पार्ट 4 लिया है,
जिसमें हमने मेवाड़ के एक शक्तिशाली शासक महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।